Hello and very warm welcome to Time Edu sir. So this is our lecture 2.2. In this lecture we are going to discuss about dimensional analysis. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स को समझा था, यूनिट डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स को देखे थे। उसके बाद इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ओके, सो देखो अभी हमारे पास क्या है, टोटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया है, एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया। जैसे लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एल से। कभी भी अगर इंडिविजुअल ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबके लिए डायमेंशन एक ही, ये सब बेस डायमेंशन है। जैसे एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर, ए फॉर करंट एंड एन फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड जे फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कभी भी जब आप डायमेंशन लिखते हो, लिखने का प्रोसेस तरीका ये होता है कि हम लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर में उसके डायमेंशन, अगर लेंथ का लिखे तो बस एक लेटर, सिंगल लेटर लेंथ होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की बाकी सारे क्वांटिटीज का, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज का, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है फंडामेंटल से जो बनते हैं, वो सब, उन सब का डायमेंशन कैसे हम फाइंड करेंगे। सो द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। सो सपोज हमने क्या कहा कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एम एल टी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब, करंट हो गया। तो जनरल जितने भी आप मैकेनिक्स में आप देखेंगे, जो भी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का जितना भी फॉर्मूलाज है, जो भी क्वांटिटी, जैसे आप फोर्स बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है, एक्सलेरेशन बोलोगे, ये सब मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस में आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब देखते हैं कि उसमें मास का पावर कितना है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, सपोज हम ए बी टी सी, इस तरीके के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो हम कहेंगे दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल quantity. So this is the dimension or dimension formula of that physical quantity. Let's see some example. Suppose हमने density लिया है, density होता है mass upon volume। और देखो अभी इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप ये है करने का, जब भी किसी क्वांटिटी को आपको डायमेंशनली वो करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका निकालना है, तो पहले उसके उसको ब्रेक करें उसके अपने बेसिक फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को आपको लिखना है इसके फंडामेंटल फॉर्म में। फंडामेंटल फॉर्म में देखें कि इसका जो टर्म है फंडामेंटल कौन कौन सा है, मास इज अ फंडामेंटल, सो इसको छोड़ देंगे। उसके नीचे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एंड लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज क्या है, तीनों लेंथ है, तीनों सिर्फ लेंथ है। डायमेंशन तीनों का क्या है, लेंथ का डायमेंशन होगा। सो वी कैन राइट इट m by l into l into l। सो ये हो जाएगा m by l to the power raise 3, और इसे हम लिख सकते हैं ml3 माइनस, ओके, माइनस 3। इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ml माइनस 3, और t भी अगर लगा के यहाँ देखते तो t0। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि डेंसिटी में टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का जो डायमेंशन है वो 1 है, और जो लेंथ का डायमेंशन है वो -3 है। ओके, तो बात करते हैं फोर्स के लिए। फोर्स का डायमेंशन, मान लीजिए फोर्स का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए लिखेंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को कैपिटल एम हम ऐसे करके लिख लेंगे। नाउ एक्सेलरेशन को ब्रेक करते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, नाउ टाइम इज अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करेंगे, जो जो फंडामेंटल उसको आप अलग कर ले, तो m अपॉन l ये हमारा अलग हो जाएगा। ओके, अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लाइन होता है ना, लेंथ। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं m, सॉरी ये नीचे t होगा, ये इसका टाइम इसके नीचे आ गया m by t, तो m l by ये t मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो आप क्या लिख सकते हो, उसे t2 लिख सकते हो। सो फोर्स का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m l, अब t टू दी पावर 2 है, अगर इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा, सो t टू दी पावर -2। सो यू कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू mlt -2। सिमिलरली अगर वर्क या एनर्जी का आप देखें, तो आप देखेंगे वर्क क्या होता है, वर्क हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेन। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला है। आप इसका अगर किसी का डायमेंशन दो क्वांटिटी से मिलके बना है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में से किसी का अगर आपको डायमेंशन पता है, तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं उसका। तो फोर्स का डायमेंशन हमने अभी निकाला है ml t minus 2, so we can write force as ml t minus 2, and as displacement है तो इसे हम length लिख सकते हैं l, so ये हो जाएगा हमारा m l2
T minus 2. So this is the dimension of work done. और एनर्जी के लिए डायमेंशन अगर निकालेंगे तो एनर्जी का भी डायमेंशन यही होता है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. सो एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम होगा. तो देखो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है, हो सकता है जिसका डायमेंशन सेम हो. जैसे आप अगर बात करेंगे वर्क का डायमेंशन देखा आपने सेम है, एनर्जी का डायमेंशन भी यही होता है. इनफैक्ट टॉर्क जो हम निकालेंगे, टॉर्क का भी डायमेंशन नहीं होता है. टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ. आप आगे पढ़ेंगे जो रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो टॉर्क पढ़ेंगे. टॉर्क जो क्वांटिटी होता है वो आर क्रॉस एफ हम लिखते हैं, ठीक है. तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालेंगे आप तो वो भी आपको इतना ही आएगा. तो दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है मे बी. ओके, सो अब बात करते हैं यूज ऑफ डायमेंशन का. यूज क्या सब है? पहला यूज है इसका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. इससे हम इक्वेशन इसे हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं. इसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है. ओके, इसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं. उसके बाद दूसरा काम है डायमेंशन एनालिसिस का, या डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने देखा है. इसका दूसरा काम है यूनिट को कन्वर्ट करने का. इससे आप यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. मतलब सीजीएस से एसआई में कर सकते हो, एफपीएस एमपीएस जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. लेट अस सी ऑल थ्री इंडिविजुअली. तो सबसे पहला हम देखते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के लिए क्या. देखो इसका मतलब ये है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहता है सपोज मान लो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड. हमने एक इक्वेशन लिखा, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तभी सही होगा, या इस इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट तभी कहेंगे जब सारे टर्म का, जैसे x एक टर्म है, y एक टर्म है और z एक टर्म है, तो तीनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ z. तभी जाके क्या होगा, तीनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तभी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है. ओके, तो सेम डायमेंशन वाले टर्म को ही हम ऐड करके कोई इक्वेशन बनाते हैं. सपोज हमारे पास इक्वेशन सेकंड ऑफ द मोशन है, सो डेल्टा x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में देखा होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो लेट अस चेक कि ये जो फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली. देखो s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, l. बाकी इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए और इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, तभी जाके ये डायमेंशनली करेक्ट होगा इक्वेशन. सो लेट अस सी u इनटू t क्या होगा. u मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम. वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू टाइम, और टाइम को टाइम लिखेंगे तो टाइम टाइम कैंसिल. सो अगेन दिस इज आल्सो लेंथ. इसका भी डायमेंशन जो है वो लेंथ का ही डायमेंशन है. नाउ हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या देखते हैं, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ए टी स्क्वायर का बात करते हैं. एक्सप्रेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हो, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर. एक्सप्रेशन क्या होता है, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर टाइम स्क्वायर, अगेन कैंसिल. सो एक्सप्रेशन इनटू टाइम का स्क्वायर जो होगा वो उसका भी डायमेंशन लेंथ होगा. तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों टर्म का डायमेंशन हमारा लेंथ निकला. तीनों का डायमेंशन लेंथ निकला. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. सो नाउ सी हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स. अगर हमें किसी एक, जैसे मान लो कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ओके, और सीजीएस यूनिट होता है उसका डाइन. तो अगर हमें न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करने का है तो कैसे करेंगे. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. देखो जिस भी फॉर्मूले को, मतलब सॉरी जिस भी क्वांटिटी को, फोर्स को, एनर्जी को, किसी को भी अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसके यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो सबसे पहले तो आप उसका डायमेंशन लिखो. देखो किसी भी यूनिट में आप बात करो, किसी भी सिस्टम में बात करो, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उसका डायमेंशन वही रहेगा हमेशा. सो तो डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, एल एम टी माइनस टू या एम एल टी माइनस टू. आप एम जनरली पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम एल टी माइनस टू से हम लिख सकते हैं. ओके, सो सी एक न्यूटन बराबर अब क्या होता है, अब ये से समझो. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी, 1 मीटर केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. तो इसका मतलब ये है, एक न्यूटन का मतलब है कि 1 ma, मतलब ये होगा ना, मतलब एक यूनिट मास का एक यूनिट एक्सलेरेशन, एक यूनिट मास हो जाएगा 1 केजी, और एक्सलेरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 मीटर इंटू, यहाँ से आप देख लो ना, डायमेंशन एल की जगह पे आप क्या लिखोगे, न्यूटन. 1 न्यूटन को अगर एसआई में लिखोगे तो लेंथ की जगह पे 1 मीटर लिखोगे, मास की जगह पे 1 केजी लिखोगे, और टी की जगह पे 1 सेकंड लिखोगे, टी का पावर -2. सिमिलरली 1 डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ जो होगा सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, मास ग्राम होता है, और टाइम सेकंड होता है. तो हमने ऐसा करके लिखा, तब दोनों को डिवाइड कर देते. ओके, न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, 1 केजी को 1 ग्राम से डिवाइड करेंगे, और 1 से पर सेकंड स्क्वायर को 1 पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो दिस विल बी कैंसिल्ड, तो ये कैंसिल हो जाएगा.
ठीक है, मतलब 1 का पावर -2 वैसे भी कुछ नहीं होगा ये। अब हम बात करते हैं कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से कैसे डिवाइड करेंगे। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को कर लो मीटर में कन्वर्ट, या मीटर को कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट। हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और इस तरीके से 1 केजी को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो नीचे 1 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये क्या बचा, ये बचा 10 टू द पावर 2 और ये बचा 10 टू द पावर 3। अब मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो हमारे पास आया 10 टू द पावर 5। सो व्हाट वी गॉट 1 न्यूटन बाय 1 डाइन। 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो न्यूटन बाय डाइन बराबर कितना है, 10 टू द पावर 5। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट अदर यूनिट्स टू। अगर मान लो हमें कन्वर्ट करना है एनर्जी, सपोज हमारे पास एनर्जी है, एक नया टर्म हमने लिया है, फिर ये क्वांटिटी एनर्जी है, एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है एसआई से सीजीएस में। ओके, सीजीएस में तो कितना एसआई में जो होगा वो सीजीएस कितना बनेगा आपको पता है। एसआई में हम जूल बोलते हैं, एसआई में जूल बोलते हैं, और सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। ओके, एनर्जी का यूनिट सीजीएस में अर्ग होता है। और एनर्जी का देखो, अब आपको पता करना है कितना जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा, या 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, या 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, एनर्जी का डायमेंशन लिखने का है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब इसके डायमेंशन को हम एनालाइज करें। देखो, अगर हम सीजीएस में ऐसा करके लिखते हैं, सपोज पहले एसआई में लिखते हैं 1 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा आपको यहाँ पे मास। तो मास के जगह पे आप क्या लिखोगे, मास के जगह पे लिखोगे 1 केजी। ओके, सो लेंथ के जगह पे क्या लिखोगे, 1 मीटर स्क्वायर। और टाइम के जगह पे लिखोगे 1 सेकेंड का पावर -2। ओके, नाउ 1 अर्ग को हम क्या लिखेंगे, 1 अर्ग के जगह पे मास में क्या लिखेंगे, मास में लिखेंगे 1 ग्राम। ओके, इसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और टाइम में अगेन वही 1 सेकेंड का पर स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 अर्ग। सो व्हाट वी विल गेट, 1 केजी बाय 1 ग्राम। ओके, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2। ओके, सो दिस विल बी 1। अब इसे क्या करना है, 1 केजी को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। ओके, सिमिलरली 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, और ये 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर मतलब 4, सॉरी 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2 और उसका पावर 2, तो 10 टू द पावर 4। सो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग is equal to 10 to the power 3 into 10 to the power 4, मतलब 10 to the power 7। so 1 जूल बाय 1 अर्ग is equal to क्या निकला हमें, 10 to the power 7। so 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्ग। that's simple। okay, so 1 जूल बराबर कितना अर्ग निकला हमें, 10 to the power 7 अर्ग। similarly we can calculate the or convert one unit from वन सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरीके से अगर एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ओके, सो नाउ सी हाउ टू डिराइव ए फॉर्मूला। अगर किसी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको रिलेशन पता है कि एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहा है और उसका फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सपोज टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, किसी भी सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, और वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द, मतलब जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज ये मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम का ये लेंथ एल मान लेते हैं, ये स्विंग कर रहा है ऐसे, और इसका टाइम पीरियड टी मालूम है, और ये इसका मास कुछ एम होगा मान लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इसका लेंथ कितना बड़ा है उसके ऊपर, ये दिया हुआ है, और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर कितना लग रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर और कैसे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी के ऊपर। सो वी कैन एज्यूम दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर a एंड g टू द पावर b। कहने का मतलब कि लेंथ पे मान लेते हैं, चलो लेंथ पे टाइम पीरियड जो हमारा वो सपोज पावर a एज्यूम कर रहा है। अगर a का वैल्यू जो भी होगा, अगर मान लो स्क्वायर है तो l स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर -1 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से।
सिमिलरली टाइम पीरियड भी हमको पता नहीं जी पे कैसे वैरी कर रहा है, जी के बनने से घटता है, जी से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसका कोई पता नहीं हमको। जी टू द पावर हम मान लेते हैं बी कुछ ऐसा। अब बी का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड जी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू के लिए हम कांस्टेंट लिखते हैं। सो के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वेट इट डायमेंशनली। अब टाइम पीरियड का डायमेंशन और इन सब का डायमेंशन जो है सबको इक्वेट करेंगे, ठीक है, दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम में तो बस टाइम ही आएगा ml t1 ओनली। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ होगा हमारा l1, बस मास 0 टाइम 0 ये सब। और g का डायमेंशन क्या होगा lt -2, lt -2। ओके, अब सबको इसमें पुट करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे L0 M0 T1 के लिए k का तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, तो हमको पता है L के लिए हमने यहाँ पे L का डायमेंशन क्या लिखा है L1 बाकी 0 का पावर a, क्योंकि L का पावर a है। और g का डायमेंशन क्या है हमारा LT-2 इसका पावर b। अब देखो अब क्या करना है हमको, इसके बड़े ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर है ये सारे के ऊपर पावर डालो। L का पावर a, m का पावर 0 हो जाएगा, t का पावर 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे L का पावर b हो जाएगा, ये 0 और ये -2 into b तो -2b। अब क्या करना है, L का टोटल पावर को ऐड कर दो, M के टोटल पावर को ऐड कर दो, T के टोटल पावर को ऐड कर दो। सो K into L to the power A plus B, M to the power 0, T to the power 0 minus 2B, that is minus 2B. Now we can equate it to this. अब देखो L का पावर 0 है, यहाँ पे A है, ओके, सो A plus B है। L का पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे A plus B है, so A plus B is equal to 0. Similarly M का पावर 0 है, यहाँ पे M का पावर 0 है, तो छोड़ दो उसे। T का पावर 1 और T का पावर -2B, so -2B must be equal to 1. तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ पे निकाला b का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया -1/2 और इसका वैल्यू इसमें पुट किया तो a का वैल्यू निकाल लिया 1/2। नाउ आफ्टर पुटिंग -1/2 as b and 1/2 as a in the equation this, तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकलेगा k into l to the power 1/2 g to the power -1/2। तो इसे आप लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, रूट 1/2 पावर होता है तो रूट हो जाता है, तो k into 1/रूट अंडर, सॉरी ये रूट अंडर l/2 मतलब l, और ये हो जाएगा क्या रूट अंडर 1/रूट अंडर g, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा, इसीलिए इसे हम कंबाइन लिख सकते हैं t is equal to k root under l upon g. So this is the formula for time period of a simple pendulums, for the oscillation of a simple pendulum. तो इसी तरीके से आप किसी भी और किसी सब्सटेंस किसी भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हो, जो जैसे मान लो अगर हम सपोज कहते हैं कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सपोज किसी बॉडी के उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ए उसके उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सपोज मान लेते हैं ऐसा। आपको निकालना है कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो। अब मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, कैसे, तो हम इसका पावर ले लेते हैं ए, इसका पावर ले लेते हैं बी। अब देखो जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास ए का वैल्यू अगर मान लो ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू हमारे पास आया था 1/2 आया था। इसका मतलब है कि लेंथ रूट लेंथ मतलब टाइम पीरियड जो है वो रूट एल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एल का जितना वैल्यू होगा उसके रूट के ऊपर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। उसी तरीके से हमने एम के लिए ले लिया, बी के वी के लिए ले लिया बी पावर, ठीक है, और इसको आप कंबाइंडली लिख सकते हैं इक्वल टू कोई कांस्टेंट के m टू द पावर a b टू द पावर b। अब मान लो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो a कोई क्वांटिटी है, अब ये क्वांटिटी क्या है, सपोज a को हमने कह दिया एक्सेलरेशन या फिर a को कह दिया फोर्स, कोई भी क्वांटिटी ऐसा करके मान लो कह दिया a अगर फोर्स है, a अगर फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन आप लिख दीजिए यहाँ पे mlt-2 और बाकी सबका डायमेंशन लिखिए और सबको इक्वेट करिए, a b का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला रेडी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर राइट नाउ। अभी हमने डायमेंशंस को देखा, किसी क्वांटिटी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कैसे डायमेंशन निकालते हैं, अभी हमने 2-3 निकाल के देखा। बाकी आप और प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। इनफैक्ट जितने भी एनसीईआरटी बुक के आप पीछे देखेंगे आपको पूरा का पूरा एक अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसमें सारा का डायमेंशन सारा फार्मूला दिया हुआ है, उसका डायमेंशन कैसे निकालना है, उससे पहले यूनिट देख लो, उसके बाद आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। ओके, so in next lecture we will talk about list count and other parameters, errors वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।